हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे इस न्यू और लेटेस्ट वीडियो में। मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राओं, आज हम लोग उस 10 इम्पोर्टेंट प्रश्न को कवर करने वाले जो आपके बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, वीडियो को छोड़कर जाइएगा मत। पहले बात को समझिएगा कि हम यहाँ पर बोल क्या रहे हैं। ठीक है ना, ये वो 10 प्रश्न है, ये साइकोलॉजी का प्रश्न है। ठीक है ना, साइकोलॉजी का है तो मनोविज्ञान का प्रश्न है। और साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान को लेकर के बहुत ऐसे बच्चे हैं जो डिप्रेशन में चले जाते हैं। उनके कोचिंग में ना जाने क्या पढ़ाया जाता है, क्या नहीं पढ़ाया जाता है, उसे कुछ समझ में नहीं आता है। तो बहुत सारे बच्चों का डिमांड था कि सर साइकोलॉजी का कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर के आइए और कुछ ऐसा समझाइए जो सीधे मेरे दिमाग में चला जाए। तो सीधे हलवा बना करके आपको दिमाग में हम डाल देंगे। बस आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इसको हम अपना भाषा में लिखे हुए हैं, अपना भाषा में समझाएंगे। पहले आप लोग समझिए। वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, नहीं अच्छा लगेगा मत लाइक कीजिएगा। पहले पूरा वीडियो को देख तो लीजिए, समझ तो लीजिए। देखिए इसमें पहला प्रश्न जो है क्या बोल रहा है, और ये पार्ट 1 है। ठीक है ना, 10 प्रश्न लेकर के आए हैं। इस तरह से हम 8-9 वीडियो लेकर के आएंगे। हर एक पार्ट में 8-10 प्रश्न होगा। उतना अगर आप लोगों ने कवर कर लिया तो समझिए आपका एग्जाम का काम बन जाएगा। ऐसे भी सर जी वहां पर 200 और 250 कराए होंगे, उसमें से टकराएगा कि नहीं टकराएगा कोई गारंटी नहीं है। लेकिन हम जो यहाँ पर 10 पार्ट लेकर के आएंगे, उसमें जो हर एक पार्ट में 8-10 प्रश्न कराएंगे, उससे टकरा जाने की हम गारंटी लेते हैं। पहला प्रश्न देखिएगा, पहला प्रश्न बोल क्या रहा है। इसमें जो पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न बोल रहा है पहचान संकट क्या है। ठीक है ना, आप अपना किताब से पढ़िएगा, शायद ना समझ में आए। चलिए इस पहचान संकट को आपको हम अपनी भाषा में समझाते हैं। अपने भाषा में हम लिखे हुए देखिए, पहचान संकट बोल क्या रहा है कि पहचान संकट एक प्रकार का विकास है। ठीक है ना, जो लगभग 8 वर्ष की अवस्था में आती है, यानी 8 वर्ष की आयु में आती है। अर्थात बोल सकते हैं 8 वर्ष की अवस्था तो किशोरावस्था में आता होगा। ठीक है ना, यानी यह जो है ना किशोरा अवस्था में आता है। यह एक तरह का विकास है। ठीक है ना, उस समय कितना उम्र आता है, लगभग 8 वर्ष उम्र रहता है। ऑब्जेक्टिव में कहीं पूछ सकता है, 8 वर्ष उम्र रहता है। उसी समय यह जो है विकास उत्पन्न होता है। किशोरा अवस्था में बोल सकते हैं यह विकास उत्पन्न होता है। ठीक है ना, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग पहचान संकट बोलते हैं। अगर आप लोग और लिखना चाहे तो इसे और भी लिख सकते हैं बढ़ा करके। इस अवस्था में बच्चों में किसी भी चीज को पहचानने की शक्ति जो है उत्पन्न होने लगती है, इसे ही हम लोग पहचान संकट कहते हैं। यानी जिस बच्चे में अगर पहचान संकट अगर उत्पन्न हो जाए ना, तो वह बच्चा किसी भी चीज को आसानी से पहचान सकता है। उसके सामने कोई भी चीज दे दीजिए, कठिन से कठिन चीज, वह पहचानने की क्षमता उसके अंदर आ जाता है और उस क्षमता के माध्यम से वह क्या करता है, उसको पहचान लेता है। इसे हम लोग पहचान संकट बोलते हैं। सिंपल सा परिभाषा था। क्या आप लोग इतने आसान सब्जेक्ट को इतने भारी में लेते रहते हैं? कुछ भारी नहीं है, बस पढ़ाने का तरीका आना चाहिए। सामने वाला पढ़ाते नहीं अच्छा, समझने वाला समझता नहीं है सही से, यही तो कमी है। यह था पहला प्रश्न, पहचान संकट। समझ में आया कि नहीं? अगर समझ में आया, चलिए दूसरा प्रश्न देखिए। दूसरा प्रश्न क्या बोल रहा है, मानव वातावरण क्या है, मानव वातावरण के विभिन्न उपागमों, यानी उपागम मतलब प्रभाव होता है। ठीक है ना, विभिन्न प्रभावों का वर्णन करें। मानव के वातावरण के विभिन्न जो उपागम है, जो प्रभाव है ना, बस उसी के बारे में तो बताना है। क्या है, चलिए इसको हम अपना भाषा में बताते हैं। नहीं बताना है हमें किताबी भाषा, अपना भाषा में बताएंगे। अपना भाषा में लिखिए, वहां पेपर में लिखा भी रहता है कि विद्यार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दे। देखिए इसको हम अपने शब्द में समझाते हैं। प्रश्न, मानव वातावरण के विभिन्न उपागमों यानी प्रभावों का वर्णन करें। चलिए उत्तर देखिएगा, मानव के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है प्राकृतिक वातावरण। आप लोग को भी अच्छा खासा पता होगा मानव के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है। आप बोलिएगा मानव के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है प्राकृतिक वातावरण। बात सही है। उसके बाद आगे देखिएगा, मानव वातावरण के कारण प्राकृतिक पर्यावरण प्रदूषित हो जाते हैं। अब बताइए, मानव वातावरण के कारण प्राकृतिक जो है प्रदूषित होता है कि नहीं, दूषित होता है कि नहीं? आप बोलिएगा होता है। आगे देखिएगा, जैसे कि हम बोल सकते हैं फ्रिज हो गया, कूलर हो गया, इस तरह से इत्यादि जो है ना, इन सभी के दुरुपयोग के कारण, इसी सब के उपयोग के कारण, दुरुपयोग नहीं, इसी सब के उपयोग के कारण जो है ना, ये जो है प्राकृतिक वातावरण बहुत ज्यादा दूषित हो रहा है, प्रदूषित हो रहा है, बहुत ही ज्यादा। मकान क्या है, उसके बाद मकान बन जाने से प्राकृतिक मिट्टी प्रभावित होते हैं। और ऐसा नहीं कि मकान बनने से प्राकृतिक मिट्टी प्रभावित नहीं होती। जब मकान बनता है ना, तो इसके कारण प्राकृतिक मिट्टी भी प्रभावित होती है। ये था मानव क्या है, ये था मानव वातावरण के विभिन्न उपागम था। उपागम मतलब प्रभाव होता है। क्या था इसमें, आप वीडियो को फिर से बैक करके फिर से समझिए। कुछ नहीं है, एक बार हम फिर से पढ़ देते हैं कि मानव के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है प्राकृतिक पर्यावरण। मानव के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है प्राकृतिक पर्यावरण। मानव वातावरण के कारण प्राकृतिक पर्यावरण भी प्रदूषित होते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं होते हैं प्रदूषित, जैसे कि फ्रिज हो गया, कूलर हो गया, इन सभी के कारण प्रदूषित होते हैं। मकान बन जाने के कारण मिट्टी भी प्रभावित होते हैं। यही तो है, इसमें क्या है विशेष, आसान सा विषय है। आप लोग भारी उसको समझ रहे नहीं है भारी। चलिए तीसरा प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है। तीसरा प्रश्न है, भीड़ अनुभव के लक्षण बताएं। भीड़ अनुभव के लक्षण क्या होता है? क्या भीड़ अनुभव के लक्षण नहीं बता सकते? नहीं समझ में आया, चलिए हम अपना भाषा में समझाते हैं। भीड़ अनुभव के लक्षण अपने भाषा में लिखे हुए, अपने भाषा में ही समझाएंगे। देखिए, भीड़ अनुभव एक प्रकार का मानसिक विकार है।
भीड़ अनुभव क्या है? एक प्रकार का मानसिक विकार है। इसमें विकार से संबंधित लोगों को लगता है कि उसके आसपास भीड़ है। मतलब यह जो है ना मानसिक विकार, मन की विकार, मानसिक विकार, ये जो मन की विकार है ना, इसमें लोगों को क्या लगता है? इसमें लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे उसके आसपास जो है भीड़ लगा हुआ है। अक्सर भीड़ न भी रहता है लेकिन उसे अनुभव होने लगता है कि मेरे आसपास जो है ना भीड़ लगा हुआ। यही तो प्रश्न है, भीड़ अनुभव के लक्षण तो बताना था। यही तो भीड़ अनुभव के लक्षण है। जिस व्यक्ति के अंदर अगर ये लक्षण आ जाता है ना, भीड़ न भी रहता है फिर भी उसे लगता है कि शायद मेरे पास भीड़ लगी हुई है। एक भाव को समझिए, ठीक है ना। यही तो भीड़ अनुभव के लक्षण है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है। 4 नंबर प्रश्न है, लिबिडो क्या है? देखिए लिबिडो क्या है। बड़ा ऐसा लगता है जैसे भारी है, कुछ नहीं है। इसको भी अपना भाषा में समझा रहे। समझिए लिबिडो आखिर है क्या। देखिए, जब कोई भी व्यक्ति प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष तीव्र गति से आकर्षक होकर किसी भी चीज को पाने की प्रबल इच्छा रखता है तो इसे हम लोग लिबिडो कहते हैं। देखिए फिर से हम समझाते हैं। जब कोई भी व्यक्ति प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से, चाहे वह प्रत्यक्ष रूप से हो चाहे अप्रत्यक्ष रूप से हो, इस तरह से किसी भी चीज को पाने की तीव्र इच्छा रखता है ना, और ऐसी स्थिति में वो अपनी आपा को खो देता है। आपा कहे तो अपनी सूझबूझ भी खो बैठता है और उसके अंदर बस एक ही सोच होता है, एक ही विचार होता है कि बस हमें इस चीज को पा लेना है। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पा लेना है तो पा लेना। अपना आपा को भी खो देता है, सूझबूझ भी खो बैठता है। इसे ही तो हम लोग लिबिडो कहते हैं। अब बताइए क्या था लिबिडो में। जैसे कि देखिएगा, जैसे लड़की के पीछे लड़का तीव्र गति से क्या होता है, आकर्षक होकर के अपना आपा खो देता है। इसका एग्जांपल अच्छा खासा एग्जांपल है। लड़का, कोई भी लड़का हो, लड़की के पीछे अपना आपा भी खो देता है, सूझबूझ खो बैठता है। ये इसका एग्जांपल हो सकता है, ठीक है ना। इस तरह से बहुत सारा एग्जांपल हो सकता है। आप भली भांति समझ सकते हैं क्योंकि आप इस एज में आ चुके हैं, ठीक है ना। ये था लिबिडो और कुछ नहीं था। एक बार फिर से समझ लीजिए लिबिडो क्या कहेंगे तो व्यक्ति क्या करता है इसमें, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से क्या करता है, किसी भी चीज को पाने की प्रबल इच्छा रखता है, अपनी आपा को भी खो देता है और सोचता है हम उसे पाकर ही रहेंगे। जैसे लड़का जो होता है लड़की के पीछे तीव्र गति से आकर्षक होता है, इसे लिबिडो कहते हैं, ठीक। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है। अगला प्रश्न है औपचारिक नहीं 5 नंबर प्रश्न है, सामान्य कौशल तथा विशिष्ट कौशल में अंतर स्पष्ट करें। सामान्य कौशल, सामान्य मतलब जनरल साधारण सा कौशल, विशिष्ट मतलब विभिन्न प्रकार विशिष्ट प्रकार के कौशल होगा। अब सोचिए जरा, सामान्य कौशल है तो सामान्य प्रकार के व्यक्ति इसका प्रयोग करता होगा, विशिष्ट कौशल है तो विशिष्ट प्रकार के व्यक्ति प्रयोग को करता होगा। इसका विशिष्ट कौशल का प्रयोग जो है वैज्ञानिक लोग भी करते हैं। क्या है इसमें बताइए। चलिए एक बार हम पढ़ ही देते हैं आपको जो लिखे हुए हैं। नहीं, सामान्य कौशल सामान्य रूप के होते हैं। सामान्य कौशल साधारण होता है तो सामान्य रूप के होता है। विशिष्ट कौशल की बात करें तो विशिष्ट कौशल जो है विभिन्न प्रकार के विशिष्ट प्रकार के होता है, ठीक है ना। और इसका प्रयोग खास करके वैज्ञानिक लोग करते हैं, ठीक। उसका सामान्य कौशल की पॉइंट है। अगर आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं सामान्य कौशल विशिष्ट कौशल में निम्न अंतर है। एक तरफ सामान्य कौशल, दूसरी तरफ विशिष्ट कौशल, और अंतर लिख दीजिए दोनों में, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट देखिए सामान्य कौशल में, सामान्य कौशल की आवश्यकता लगभग सभी व्यक्तियों को होती है। सामान्य है, साधारण है, आप जानते हैं अच्छा खासा साधारण की सबकी आवश्यकता होती है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर साधारण ट्रेन होता है, जनरल ट्रेन होता है, जनरल बोगी में सब बैठता है कि नहीं, कोई भी बैठ सकता है। अब विशिष्ट बोगी की बात करें, अब एसी वाला की बात करें तो उसमें विशिष्ट प्रकार के व्यक्ति ही बैठेंगे ना, सब थोड़ी बैठ सकता है। उसी प्रकार ये सामान्य कौशल है, इसका प्रयोग सब करता है। जबकि हम लोग विशिष्ट कौशल की बात करें तो इसके विभिन्न विशिष्ट प्रकार के व्यक्ति इसका प्रयोग करते हैं ना, सब थोड़ी कर सकता है, इसे विशिष्ट कौशल कहेंगे। और भी पॉइंट लिख सकते हैं, सामान्य कौशल व्यक्ति के व्यवहारों का परीक्षण करता है, जबकि विशिष्ट कौशल की बात करें तो यह मनोवैज्ञानिक के व्यवहारों का परीक्षण करता है, ठीक है ना। सामान्य कौशल व्यक्ति के व्यवहारों का, विशिष्ट कौशल मनोवैज्ञानिक के व्यवहारों का परीक्षण करता है। यही तो था सामान्य कौशल विशिष्ट कौशल, कुछ नहीं है। और इसको आप अपना भाषा में 2-3 पॉइंट बना करके लिख सकते हैं, 2 भाग में बांट करके। एक साइड सामान्य कौशल, दूसरी साइड विभिन्न विशिष्ट कौशल, दोनों में 2-2 पॉइंट लिखिए। 2 नंबर का तो ही रहता है। और ये क्या बोलता है, ये साइकोलॉजी है, मनोविज्ञान है। इसमें ये नहीं बोलता है एक ढकिया उत्तर लिखिए, सटीक उत्तर लिखिए, पूरा नंबर मिलेगा, कुछ नहीं था। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है। अगला 6 नंबर प्रश्न, औपचारिक समूह और अनौपचारिक समूह में अंतर करें, यानी कि दोनों में अंतर स्पष्ट करना है कि औपचारिक समूह और अनौपचारिक समूह में अंतर क्या होता है। चलिए देखते हैं क्या अंतर होता है। बस आप लोग वीडियो के अंत तक बंद करके समझते रहिए। देखिए उसी तरह से लिख दीजिएगा कि औपचारिक समूह और अनौपचारिक समूह में निम्न अंतर होता है। एक साइड औपचारिक समूह, दूसरी साइड अनौपचारिक समूह। औपचारिक समूह में 1 पॉइंट तो फिर अनौपचारिक समूह में 1 पॉइंट, फिर इसमें दूसरा पॉइंट तो फिर इसमें दूसरा पॉइंट। इस तरह से लिख दीजिएगा। अगर आप लिखना चाहे तो वीडियो को रोक करके लिख सकते हैं, हम बोल देते हैं इसका, ठीक है, समझते रहिएगा। उसी तरह से लिख देंगे निम्न अंतर है। जैसे औपचारिक समूह कोई काम की उद्देश्य को पूरा करने के लिए बनाया जाता है। औपचारिक समूह जो होता है, किसी भी काम, अगर कोई काम करना है तो उसके उद्देश्य को पूरा करने के लिए औपचारिक समूह बनाया जाता है। जबकि अनौपचारिक समूह इसके विपरीत होता है। अनौपचारिक समूह किसी काम के उद्देश्य को पूर्ति करने के लिए नहीं बनाया जाता है, इसके विपरीत होता है। आप लिख दीजिए सीधे, औपचारिक समूह किसी काम के उद्देश्य को पूर्ति करने के लिए बनाया जाता है, जबकि अनौपचारिक समूह ये इसका जो है विपरीत होता है।
हो गया, उसके उल्टा होता है। औपचारिक समूह में और भी आप लिख सकते हैं, इसके सदस्यों में व्यक्तिगत संबंध होता है। औपचारिक समूह की बात करें तो इसके सदस्यों में क्या होता है, व्यक्तिगत संबंध होता है, जबकि अनौपचारिक समूह की बात करें तो क्या होता है, इसके सदस्यों में व्यक्तिगत संबंध नहीं होता है। अंतर ही तो लिखना है, औपचारिक समूह में व्यक्तिगत संबंध होता है जबकि अनौपचारिक समूह में व्यक्तिगत संबंध नहीं होता है, और कुछ नहीं है इसमें। यही तो था औपचारिक समूह अनौपचारिक समूह। ऐसी बात को आप किताब से पढ़ते, बाप रे बाप कितना भारी है, नहीं समझ में आता। अरे कुछ भारी नहीं है, बस आपको समझने की फेरी है, और जो आगे वाला समझा रहे हैं उनको समझाने की फेरी है, इतना तो जरूरी है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है। अगला प्रश्न है, तनाव या दबाव को सामना करने के उपागमों को लिखिए। तनाव या दबाव, ऐसे कहे तो नहीं समझ में आ रहा, अगर हम बोले डिप्रेशन तब समझिएगा। डिप्रेशन लगभग सब समझता है, व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है, उसी के सामना करने के उपाय को तो लिखना है। तनाव न समझे, दबाव न समझे, डिप्रेशन समझे, उसी को तो लिखना है। चलिए अपना भाषा में बताते हैं हम आप लोगों को तनाव या दबाव के सामना करने के उपागम। आप लिख सकते हैं तनाव या दबाव के सामना करने के विभिन्न उपागम क्या है, निम्नलिखित है। और इस तरह से आप लिख दीजिए निम्नलिखित है, आप पहला दूसरा तीसरा चौथा पॉइंट आप क्या कर सकते हैं, वहां पर लिख सकते हैं। देखिए पॉइंट बाय पॉइंट लिख सकते हैं, जैसे कि तनाव या दबाव के कारणों को सुलझाना। अगर हमें तनाव या दबाव यानी डिप्रेशन को अगर हमें इसको समझना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम उस बात को समझेंगे, उसको पहले सुलझाने की कोशिश करेंगे। पहला पॉइंट आप लिख सकते हैं। उसके बाद आप लिख सकते हैं लोगों से बातचीत करना और उनके साथ समय बिताना। ठीक है ना, क्या करेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे, यानी जो अगर हम डिप्रेशन में चल गए हैं पहले उसको सुलझाएंगे, लोगों से बातचीत करेंगे, उस बात को समझने की कोशिश करेंगे, उसके साथ समय देंगे, समय बिताएंगे। ऐसा नहीं कि तनाव में चल गए, दबाव में चल गए, डिप्रेशन में चल गए, जाकर कोना में बैठिए, तो कभी भी यह समस्या नहीं समाधान हो सकता इस समस्या का, कहियो नहीं। लेकिन अगर टाइम देके दूसरों के साथ टाइम देंगे, उस बात को सुलझाएंगे, समझेंगे, तो शायद इस तनाव से, डिप्रेशन से बाहर निकल सकते हैं। और भी पॉइंट लिख सकते हैं आप वहां पर, मानसिक चिकित्सा, यानी कि मानसिक चिकित्सा का जो दिमाग का जो डॉक्टर होता है उसे दिखवाएंगे, हो सकता है वहां भी कुछ समस्या का समाधान निकल सके। इस तरह से हम लोग डिप्रेशन से बाहर निकल सकते हैं, इसकी समस्या का समाधान करने का ये उपाय हो सकता है। अगर आप चाहे तो इस बात को अपने भाषा में भी लिख सकते हैं। आप समझ तो गए, डिप्रेशन के दूर करने के उपाय ही तो लिखना है, और कुछ नहीं है। देखिए अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न इसमें क्या बोल रहा है। अगला प्रश्न है, अंतर्मुखी तथा बहिर्मुखी व्यक्तित्व व्यवस्था में अंतर स्पष्ट करें। एक अंतर्मुखी व्यक्ति होता है, एक बहिर्मुखी व्यक्ति होता है, तो दोनों में क्या अंतर होता है तो लिखना है। चलिए समझिए, अपना भाषा में समझाते हैं। देखिए अंतर्मुखी और बहिर्मुखी में लिखिएगा निम्नलिखित अंतर है, दो भाग में बांट दीजिएगा, शायद अंतर्मुखी दूसरे साइड बहिर्मुखी। अंतर्मुखी कहे तो जो व्यक्ति जो है ना अपने घर से मतलब रखता है, ज्यादातर बाहरी व्यक्ति से कम मतलब रखता है, उसे अंतर्मुखी कहते हैं। जबकि बहिर्मुखी की बात करें तो बहिर्मुखी प्रकार के जो व्यक्ति होता है बाहर के लोगों से अधिक मतलब रखता है, घर के लोगों से कम मतलब रखता है। अंतर्मुखी प्रकार के, दूसरा पॉइंट लिखिएगा, अंतर्मुखी प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं वह ज्यादातर सोचता है कि अपनी भलाई के साथ साथ कुछ गांव के भी भलाई करे, जबकि बहिर्मुखी प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं वो सोचता है केवल मेरा भलाई हो और बाहर के लोग से मतलब रहेगा, फालतू में इधर उधर बगवाइत रहेगा, लवंडा लेके, इसे हम लोग बहिर्मुखी प्रकार के व्यक्ति कहेंगे। और भी पॉइंट लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं, इसमें तो हम कई सारा पॉइंट लिखे हुए हैं, इसे समझने के लिए आपको हम बता दिए अपने भाषा में। और भी लिख सकते हैं, अंतर्मुखी प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं उसके कम मित्र होते हैं। जरा आपके एक बार सोच करके देखिए, अंतर्मुखी प्रकार के व्यक्ति अब वो घर में रहेगा, उसका कहाँ से मित्र बनेगा। तो अंतर्मुखी प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं उसके कम मित्र होते हैं, जबकि बहिर्मुखी प्रकार के व्यक्ति के मित्र आप बोलेगा अधिक होते हैं। सही बात है, क्योंकि बहिर्मुखी है, बाहर रहता है, बउआता है इधर उधर, अधिक मित्र होगा उसका। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। इस तरह से बहुत सारे बात को लिख सकते हैं। अंतर्मुखी प्रकार के व्यक्ति कम लोगों से मतलब रखते हैं, बहिर्मुखी प्रकार के व्यक्ति अधिक लोगों से मतलब रखते हैं। ये था, समझ में आया है कि नहीं अंतर्मुखी और बहिर्मुखी प्रकार के व्यक्ति में अंतर? अगर समझ में आया है तो अब आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, नहीं समझ में आया मत कीजिए लाइक, ठीक। अगला प्रश्न देखिए, समझते रहिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, अभिघातज उत्तर दबाव क्या है। देखिए अभिघातज उत्तर दबाव क्या है, तो इसके बारे में भी आपको हम अपने भाषा में समझाते हैं, क्योंकि किताबी भाषा पढ़ देंगे, लाख समझा देंगे, आपको समझ में आएगा। अपना भाषा में कोशिश करते हैं समझाने का। चलिए देखिए अभिघातज उत्तर दबाव आखिर है क्या। देखिए किसी प्राकृतिक या मानव विपदा, किसी प्राकृतिक या मानव विपदा, विपदा का मतलब होता है आपदा। जैसे आपदा कहे तो किसी कोई कारणवश अचानक क्या होता है, घटना घट जाता है ना, वहां पर किसी कारणवश कोई घटना घट जाए प्राकृतिक के कारण, इसे हम लोग आपदा विपदा बोल सकते हैं। तो किसी प्राकृतिक या मानव विपदा यानी मानव के कारण जो घटना घटित होता है उसे मानव विपदा या आपदा बोल सकते हैं। जैसे कि बाढ़, भूकंप, या फिर शोर बोल सकते हैं, भीड़ बोल सकते हैं, ये सब जो होता है ना इत्यादि के कारण मानव के मानसिक स्थिति पर जो दबाव पड़ता है उसी को तो हम लोग बोलते हैं अभिघातज उत्तर दबाव। यानी चाहे प्राकृतिक के कारण मानव पर कोई प्रभाव पड़े गलत, चाहे मानव के कारण ही मानव पर कोई गलत प्रभाव पड़े, तो इसे हम लोग बोलेंगे अभिघातज उत्तर दबाव। फिर से समझिए,
प्राकृतिक के कारण या फिर मानव के कारण अगर कुछ गलती होता है और उसके कारण मानव पर जो प्रभाव पड़ता है उसे हम लोग अभिघातज उत्तर दबाव कहते हैं। समझ में आया कि नहीं? अभिघातज उत्तर दबाव समझ में आया तो अब वीडियो को लाइक कर सकते हैं, नहीं समझ में आया तो मत कीजिएगा। लास्ट प्रश्न देखिए, लास्ट प्रश्न क्या बोल रहा है, निर्धनता के कारणों का संक्षिप्त वर्णन कर। निर्धनता का है तो गरीबी, गरीबी जान रहे हैं आप, अच्छा खासा जान रहे हैं, निर्धनता हो गरीबी, तो इसके क्या कारण हो सकता है, लोग निर्धन क्यों रहते हैं, लोग गरीब क्यों हो जाते हैं, इसके कारण को लिखना है। तो इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे हम अपना भाषा में कोशिश करते हैं। जैसे जब मान लीजिए जनसंख्या अधिक बढ़ गया, अब जनसंख्या अधिक बढ़ेगा, खाने पीने की दिक्कत होगा, खाने पीने की दिक्कत होगा। अब जरा एक बार सोच के देखिए, जनसंख्या अधिक बढ़ेगा, सबको नौकरी नहीं मिलेगा, सबको काम धंधा नहीं मिलेगा, काम धंधा जब नहीं मिलेगा वो काम ही नहीं करेगा और जनसंख्या बढ़ते जाएगा, उसके खाने की दिक्कत उत्पन्न होगा, गरीबी क्या होगा, बढ़ेगा, काम न करेगा, जनसंख्या बढ़ेगा तो गरीबी तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। आप अच्छा खासा इसके एग्जाम्पल समझ सकते हैं, इस बात को आप अपने भाषा में लिख सकते हैं। हालांकि इसको आप दूसरे विषय में भी पढ़े होइएगा, निर्धनता के बारे में, ठीक है ना, 10th में भी पढ़े होइएगा। तो ये था 10 इंपॉर्टेंट प्रश्न जिसको मैंने अपने भाषा में समझाने का प्रयास किया है। अगर आप लोगों को समझ में आया है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, नहीं समझ में आया तो फिर भी हम बोले मत कीजिएगा लाइक, और चैनल पर न्यू होइएगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अच्छा लगा होगा तो, नहीं मन है तो मत कीजिएगा, आपकी इच्छा। इस तरह से हम अभी 8 या 9 वीडियो और लेकर के आएंगे जिसमें हर एक वीडियो में 8-10 वीडियो, हर एक वीडियो में 8-10 प्रश्न होगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न जो एग्जाम में टकराने की गारंटी हम लेते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि सर ये तो ऐसे समझा दिए लेकिन इसका नोट्स भी दे देते तो अच्छा रहता अपनी भाषा में, तो आपको हम अपनी भाषा में नोट्स भी दे देंगे। अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा 962 64 686, ये नंबर है। आप इस पर कॉल मत कीजिएगा, डायरेक्ट मैसेज कीजिएगा और आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स आपको मिल जाएगा। और आपको अगर इस वीडियो से कुछ फायदा हो तो अगले लोगों को भी शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग साइकोलॉजी को लेकर के डिप्रेशन में रहते हैं। फिर हम अगले वीडियो के साथ मिलते हैं, बहुत ही जल्दी साइकोलॉजी का अगला वीडियो लेकर के आएंगे। जब तक के लिए बाय बाय मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राओं, और जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।